So, hello everyone. Today we will be talking about the rise of nationalism in Europe, Part 7 Hunger, Hardship, and Popular Revolt. So, the 1830s were years of great economic hardship in Europe. The first half of 19th century saw an enormous increase in population all over the world. Basically, यूरोप में काफी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आ गई उस टाइम पे, इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई, मीन्स पैसे की तंगी, ऐसा कुछ. इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब दैन एम्प्लॉयमेंट. तो काफी सारी कंट्रीज में तो मतलब जॉब सीकर्स बहुत ज्यादा हो गए थे और गांवों से लोग शहरों में आने लगे थे स्लम्स में रहने के लिए. अब जो स्लम है वहां पर भी काफी सारे लोग हैं, ओवर क्राउडेड है. स्मॉल प्रोड्यूसर जो थे टाउन में, उनको काफी सारा कंपटीशन फेस करना पड़ता था. किस चीज से? इंग्लैंड में जो सस्ते में जो चीजें बनती थी, जो सामान जो बनते थे सस्ते में, जैसे फॉर एग्जांपल मशीन जो है वो काफी सारे वर्कर्स का काम जो है अकेले कर देती है. दैट्स वाई वहां पर चीजें जल्दी जल्दी ज्यादा अमाउंट में बन जा रही है. अब यहाँ के जो टाउन के लोग हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें काफी ज्यादा इससे प्रॉब्लम फेस होने लगी थी. सो अब इंग्लैंड में क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी पहले से ही आ चुका था, काफी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की वजह से, इसलिए यही चीज हमें टेक्सटाइल प्रोडक्शन में भी दिखा, विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम, जो कि ज्यादातर घरों में ही होता था या छोटे छोटे वर्कशॉप्स पर होता था. तो यही सेम कंपटीशन हमें वहां पर भी दिखा. ओके, then after we have in those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. The rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread populism in town and country. Basically उस टाइम पे, जिस टाइम पे एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावर को एंजॉय कर रहा है, जो छोटे लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे थे. फ्यूडल ड्यूज से स्ट्रगल कर रहे थे, ऑब्लिगेशन से स्ट्रगल कर रहे थे. बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम उस टाइम पे फेस हुई, जो चीजें आई, वो केवल और केवल मिडिल क्लास या फिर फार्मर्स के लिए ही प्रॉब्लम बना. जो अमीर लोग थे, जो एरिस्टोक्रेसी वाले लोग थे, जो रूलर्स थे, जो रूल कर रहे थे, उनके लिए बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं बना. वो जो साल था जहां पर फूड प्राइसेस बढ़ गए, खाने के दाम बढ़ गए, क्योंकि वो बैड हार्वेस्ट का साल था, मतलब वहां पर उस टाइम पे खेती बाड़ी अच्छे से नहीं हो पाई. इस रीजन से कंट्री में, टाउन में काफी ज्यादा पॉपुलिज्म यानी पॉवर्टी यानी गरीबी बढ़ गई. ओके, अब 1848 में हम देख रहे हैं कि यही साल है जहां पर क्या होता है, फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑफ द रोड. तो 1848 एक ऐसा साल था जहां पर पेरिस की जो जनता है वो सड़कों पर आ गई है, बिकॉज ऑफ की फूड शॉर्टेज यानी खाने की जो है शॉर्टेज हो गई, खाने की कमी हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया था. बैरिकेड्स जो है हटाए गए और जो लुइस फिलिपी है, आपको याद होगा लुइस फिलिपी जो थे वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनको हटा दिया गया, मतलब उनको वहां से जाना ही पड़ा, कुछ ऐसा सिचुएशन ही बन गई. नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड द रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट्स मेल्स अबव 21. तो 21 से ऊपर के जितने भी मेल थे उनको सफरेज ग्रांट किया गया, यानी राइट टू वोट दिया गया. नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक जो है बनाया, जिसने ऐसा बोला. एंड गारंटीड द राइट टू वर्क, और गारंटी दी गई कि आपको वर्क करने को मिलेगा. नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप. अब नेशनल वर्कशॉप्स बनाई गई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए. 1845 में पहले क्या हुआ था कि सिलेसिया के जो वीवर्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था, यानी आंदोलन कर दिया था, जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे थे उनको, एंड गेव द मॉडल्स फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल टू ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स. बेसिकली वो उन्हें रॉ मटेरियल देते थे चीजें बनाने के लिए, और उसके बाद जब वो ऑर्डर फिनिश हो जाता था तो वो पेमेंट्स कम कर देते थे. अब जर्नलिस्ट विल्हेम वोल्स की बात करें तो वो इस इवेंट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो हम देखेंगे. In these villages with 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation. तो ये कैसे विलेजेस की हम बात कर रहे हैं जहां पर इतने सारे लोग रहते हैं और कॉटन वीविंग एक प्रकार का काफी वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन है, मीन्स ऐसी चीज जो काफी ज्यादा करी जाने वाली हो. मीन्स ये ऑक्यूपेशन लगभग आप देखेंगे कि हर कोई ये चीज करता है. द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम. अब इनकी जो मिजरी है, इनकी जो दुख दर्द पीड़ा है वो काफी ज्यादा हम कहेंगे संगीन है. द डिस्परेट नीड फॉर जॉब्स has been taken advantage of by the contractors to reduce the prices of the goods they order. जो जॉब्स की नीड है, ये इस चीज का फायदा उठाते हुए बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर रहे हैं, ऑर्डर देने के बाद जो चीजें वो बनवा रहे हैं उसका प्राइस अपने आप ही कम कर दे रहे हैं. तो 4 जून 2 PM को क्या हुआ, काफी सारी भीड़ इकट्ठा हुई, emerged from their homes and marched in pair up to the mansion of their contractor demanding higher wages. तो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके घरों पर जाकर के, उनकी बिल्डिंग्स में जाकर के वहां से वो आवाजें लगा रहे हैं, वो मतलब ऐसी चीजें बोल रहे हैं कि हमें हायर वेजेस चाहिए, वो ऐसी डिमांड्स कर रहे हैं. दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली.
Following this, a group of them forced their way into house, smashed its elegant window, panes, furniture, porcelain. Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of cloth, which they tore to shreds. Basically, अब लोगों ने ये एक काम यहाँ पर किया है, लोग रिवोल्ट करने के चक्कर में ये भूल जा रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो एक इंसान के खिलाफ ही कर रहे हैं। बेसिकली वो ग्रुप जो बेसिकली आया था मार्च करने के लिए, जो अपने डिमांड्स कर रहा था कि हमें हायर वेजेस चाहिए, उन्होंने घर में जबरदस्ती वो घुसे, उन्होंने विंडो तोड़ी, उन्होंने फर्नीचर्स, पोर्टलेन पेंट्स, मतलब पर्दे वगैरह सब चीजें खराब कर दी। अनदर ग्रुप ने क्या किया, ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस में चले गए एंड प्लंडर्ड इट ऑफ सप्लाईज ऑफ क्लोथ व्हिच दे टोर टू श्रेड्स। बेसिकली उन्होंने सारे के सारे जो कपड़े थे वो उन्होंने बेकार कर दिए। The contractor fled with his family to a neighboring village, which however refused to shelter such a person. अब जो कॉन्ट्रैक्टर था वो अपनी फैमिली को लेकर के किसी पड़ोस की विलेज में गया, जहां पर उसको रखने से मना कर दिया गया। यानी ऐसे इंसान को नहीं रखेंगे जिसने इतने सारे लोगों को परेशान किया, तभी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। He returned 24 hours later after having requisitioned the army. In the exchange that followed, 11 weavers were shot. Basically, अब जो वो है कॉन्ट्रैक्टर है, वो 24 घंटे बाद आता है और आर्मी के साथ आता है, और एक्सचेंज में मतलब वो करता क्या है कि 11 वीवर्स को शॉट कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। तो ये आपने देखा, बेसिकली कहानी देखी हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट की, जहां पर भुखमरी हुई, भुखमरी की वजह से हार्डशिप्स आई और हार्डशिप के नतीजे हमें रिवोल्ट देखने को मिला था। नाउ वी हैव द रिवोल्ट ऑफ द लिबरल्स, द रेवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स। सो लिबरल्स वो लोग हैं जिनकी हम थिंकिंग की बात की थी द आइडिया ऑफ द लिबरल्स हेडिंग में, कि इनकी थिंकिंग कैसी है, तो आप वहां से आइडिया लगा सकते हैं कि लिबरल्स कौन थे। Parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1840, a revolution led by the educated middle classes were underway. तो ये जो साथ साथ में पोर्स के जो रिवोल्ट चल रहे थे, इसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, जो स्टार्विंग पीजेंट थे, जो वर्कर्स थे अलग अलग कंट्रीज में, 1848 की बात की जा रही है। रेवोल्यूशन एजुकेटेड मिडिल क्लास ने भी उसी टाइम पे किया। ओके, इवेंट्स ऑफ February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and of republic based on universal male suffrage that had been proclaimed. तो इस रेवोल्यूशन के चलते फ्रांस को एक काम करना पड़ा कि मोनार्क को हटाना पड़ा और मेल्स को यूनिवर्सल मेल सफरेज देना पड़ा, मतलब चाहे रिस्पेक्टिव ऑफ द मैन्स कास्ट और एनी काइंड ऑफ थिंग, उसे वोट देने का पूरा हक है। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, यूरोप के उन पार्ट्स में जो कि जहां पर अभी तक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बना भी नहीं था, जैसे हम जर्मनी, इटली, पोलैंड की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की बात कर रहे हैं। Men and women of the liberal middle classes combined their demands for the constitutionalism with the national unification. तो लोग डिमांड कर रहे हैं नेशनल यूनिफिकेशन की, लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, they took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principles of constitution, freedom of the press and freedom of association. तो उन्होंने एडवांटेज लिया of the growing popular unrest to push their demands. अब बेसिकली ये जो चीजें, जब लोग इस तरह से रिवोल्ट कर रहे हैं, जब इस तरह से लोग पॉपुलर अपने आप हो रहे हैं, इस चीज को फायदा उठाते हुए उन्होंने डिमांड किया कि उन्हें एक ऐसा नेशन स्टेट चाहिए जहां पर, जो कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पर चले, जहां हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिले, हमें प्रेस की फ्रीडम दी जाए, हमें एसोसिएशन की फ्रीडम दी जाए। मीन्स हम चाहते हैं कि हमें पूरे तरीके से आजाद किया जाए, हम अपने मन मुताबिक बिना किसी दिक्कत के अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकें और अच्छे से रह सके, हमें ऐसा कुछ चाहिए। ऐसी उनकी डिमांड सब आने लगी। इन द जर्मन रीजन्स a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. तो बेसिकली जर्मनी में क्या हुआ कि वहां के काफी सारे लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, जो कि मेंबर, जिसके मेंबर थे कौन कौन, मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, प्रॉस्पेरस आर्टिशंस थे। प्रॉस्पेरस आर्टिशंस का मतलब है ऐसे आर्टिस्ट लोग जो काफी ज्यादा रिच है, ऐसा हम कह सकते हैं। और बिजनेसमैन की बात हो रही, ये सब के सब फ्रैंकफर्ट सिटी में मिले और इन्होंने डिसाइड किया कि ये ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट देंगे। 18 मई 1848 को क्या हुआ, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च्ड इन अ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो इस चर्च में बेसिकली क्या हुआ था, जो पार्लियामेंट बिठाई गई थी, जो पार्लियामेंट इस चर्च में बिठाई गई थी, यहाँ पर 831 इलेक्टेड लोगों ने यहां पर आकर के मार्च किया और अपनी अपनी जगह ली। इस बात का ये मतलब है, दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया
फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, मींस जिसकी हेड मोनार्की होगी। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ड्राफ्ट किया है जर्मन नेशन के लिए, मींस अब ये जर्मनी जो है अब एक नेशन बन चुका है, जिसके लिए ही तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, और मोनार्की इसकी हेड होगी। व्हेन द डिप्यूटी इज ऑफर्ड द क्राउन on these terms to Frederick Wilhelm IV, king of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. Basically जर्मनी से एक पर्सन को चूज किया गया, किसको? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को, जो कि किंग ऑफ प्रूशिया है। इनको क्राउन देने के लिए चूज किया गया। इनको लोगों ने, जो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इन्हीं को डेप्यूटीज कहा जा रहा है कि इन्होंने क्राउन ऑफर किया फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को, जो कि किंग ऑफ प्रूशिया है। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और ये सारे के सारे मोनार्क्स के साथ जाकर के ज्वाइन हो गए, जो कि इस असेंबली को इलेक्ट होने का अपोज कर रहे थे। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, लेकिन इनका जो अपोजिशन था मीन्स ये जो नहीं मान रहे थे चीजों को, जो अपोज कर रहे थे, इनका अपोजिशन बढ़ता गया। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट एरोडेड, जो इसका एक हम कह सकते हैं जो आधार था, जो लोगों का एक जिस थॉट प्रोसेस से इस पार्लियामेंट को बनाया गया था, वो चीजें टूट गई। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support. In the end of troops were called in and the assembly was forced to disband. Basically पार्लियामेंट जिसमें कि ज्यादातर लोग मिडिल क्लास के ही थे, इन्होंने रेसिस्ट कर दिया द डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस एंड सब्सिक्वेंटली इन्होंने अपना सपोर्ट भी खो दिया। मतलब क्या है कि ये जो पार्लियामेंट थी, बेसिकली इस पार्लियामेंट में मिडिल क्लास के लोग ज्यादा थे। अब मिडिल क्लास के लोगों ने जब वर्कर्स की डिमांड को, आर्टिसंस की डिमांड को नहीं माना, तो इन्होंने अपना सपोर्ट ही खो दिया। जैसे मान के चलिए आप किसी कंट्री के लिए आप एज अ मेंबर इलेक्ट हुए हैं कि आप उनके साथ हमेशा है, किसी भी रीजन से अगर वो कुछ भी आपको डिमांड करेंगे, कुछ भी इन द सेंस की जो उनके ग्रोथ के लिए हेल्प करे, तो आप उनका साथ देंगे ही ऑब्वियसली। अगर आप उनका साथ नहीं देंगे तो आप अपना सपोर्ट खो देंगे, मीन्स वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो लास्ट में क्या हुआ कि ट्रूप्स को बुलाया गया और असेंबली को हटा दिया गया। ओके, नाउ the issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement. अब वुमेन्स के पॉलिटिकल राइट को बढ़ाने का इशू तो आपकी भी कंट्रोवर्शियल है, in which large number of women had participated actively over the years. Women had formed their political association, founded newspaper and taken part in political meeting and demonstration. तो वुमेन्स ने भी अपने ओन न्यूज़पेपर बनाए, पॉलिटिकल मीटिंग्स में पार्ट लिया, अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए। वुमेन्स एक्टिवली कई सालों से पार्टिसिपेट कर रही थी। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड, इसके बावजूद भी उनको मींस नहीं करने दिया गया। यहाँ पर हमें एक नया वर्ड दिया हुआ है फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड, हम देख लेते हैं इसका मतलब। फेमिनिस्ट मींस अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर्स। सो फेमिनिस्ट मींस होता है कि वुमेन्स के एक पर्टिकुलर वुमेन के जो अधिकार है उसके प्रति अवेयरनेस हो, उसके जो अधिकार है उसका जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, चाहे वो किसी चीज पर भी बेस्ड हो, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो या पॉलिटिकली हो, वो उस चीज पर मतलब ध्यान दिया जाए। बेसिकली द थिंग इज कि जो चीजें आज वुमेन्स को मिलती हैं कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली राइट टू वोट मिला हुआ है और वुमेन भी पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करती हैं एंड काफी जगह पार्ट लेती हैं, तो वो सारी चीजें ऐसी सोच रखने वाले लोगों को जो इस चीज को बढ़ावा दें, वी कॉल देम फेमिनिस्ट। ओके, डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग इलेक्शन ऑफ द असेंबली। तो जब असेंबली के इलेक्शंस हुए तो इनको सफरेज नहीं मिला, राइट टू वोट नहीं मिला। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observer to stand at the visitors gallery. तो आप केवल विजिटर्स गैलरी में खड़े हो सकते हो, ये वुमेन को कहा गया, मतलब एज अ ऑब्जर्वर जो सिर्फ देखे, मींस कोई एक्ट नहीं कर सकते, कोई पार्ट नहीं ले सकते, सिर्फ देखने के लिए वुमेन्स को बुलाया गया था उस पार्लियामेंट में। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। अब जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी, ये लिबरल मूवमेंट्स को पूरा का पूरा दबा सकती थी। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन है यहाँ पे? वही ऑटोक्रेसी की बात हो रही है, वही मोनार्की की बात हो रही है कि अभी भी इस चीज को दबाया जा सकता था, लेकिन वो पूरे तरीके से जो पुरानी चीजें हो रही थी, मींस मेन को राइट नहीं मिल रहा है, वो चीज भी नहीं छीन सकते थे। जो पुरानी चीज चल रही थी दोबारा से उसको रिस्टोर नहीं कर सकते थे। मोनार्क्स वर बिगिनिंग to realize that the cycles of revolution and depression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries. तो मोनार्क्स को समझ में आ चुका था कि अगर उन्हें इस चीज को खत्म करना है, जो रेवोल्यूशन चल रहे हैं, जो रिप्रेशन चल रहे हैं, तो ये सिर्फ तभी खत्म हो पाएगा जब हम इन्हें कंसेशन ग्रांट करें। कंसेशन का मतलब आपने डेली लाइफ में काफी सुना होगा कि जैसे बात करते हैं फी कंसेशन की, कुछ मतलब छूट देने की हम बात करते हैं। तो एज अ लिबरल नेशनलिस्ट इनको अगर कंसेशन ग्रांट किया जाए तभी अब ये मान सकते हैं।
Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. तो 1848 के बाद जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, इन्होंने अब वो चेंजेस इंट्रोड्यूस करने स्टार्ट किए जो कि पहले से ही वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले ही हो चुके थे. ओके. द सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबॉलिश्ड both in the Habsburg dominions and in Russia. तो जो सर्फडम और बॉन्डेड लेबर था इसको जो है हटा दिया गया. कहाँ पर? हैब्सबर्ग डोमिनियंस में और रशिया में भी. हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनोमी टू द हंगेरियंस इन 1867. जो हैब्सबर्ग रूलर्स थे इन्होंने और ज्यादा ऑटोनोमी जो है हंगेरियंस को 1867 में ग्रांट कर दी थी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली इन द नेक्स्ट वीडियो.